तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की पहली कवर स्टोरी राजनीतिक खबर है। खबर यह है कि जिस तरह से बिहार में एलजेपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, आखिर इसका अंजाम होगा क्या। तो एक तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, तो दूसरी तरफ भाई पशुपति कुमार पारस हैं। और आज इस पूरे विवाद पर चिराग पासवान ने दिल्ली में मीडिया से बात की और अपना पक्ष रखा। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था, लेकिन जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं आया उन्होंने ही धोखा दे दिया। चिराग ने आगे कहा कि अगर चाचा पारस बोलते तो वो उन्हें पहले ही संसदीय दल का नेता बना देते। उन्होंने कहा कि एलजेपी को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन लड़ाई लंबी है और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। चिराग ने पशुपति पारस की तरफ से कार्यकारिणी की बैठक को असंवैधानिक और उनके लिए गए फैसलों को गलत बताया है। इधर पटना पहुंचे पशुपति पारस ने कल अध्यक्ष का चुनाव कराने की बात कही है। हालांकि पशुपति पारस को पार्टी कार्यालय में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। चिराग समर्थकों ने पारस को काले झंडे दिखाए। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएं और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये रहे। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेश पंत साहब। पुष्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मामले का अब कानूनी पहलू क्या है। क्या पशुपति पारस का अध्यक्ष पद का चुनाव कराना संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर ठीक है, या फिर जो चिराग पासवान चैलेंज कर रहे हैं इस चुनाव को वो गलत है? दोनों में सही कौन है सर कानूनी तौर पर? इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष श्री बिरला करेंगे और उसके बाद इस पे मुहर लगाएगा भारत का चुनाव आयोग। मुझे लगता है कि ये पारिवारिक घर बंटवारा नहीं है अब, और ये कितना ही भावुक वक्तव्य चिराग दें, लंबी लड़ाई है, मैं खुशी खुशी अपने चाचा को अध्यक्ष बना देता सदन का, मगर ये सारी बातें आज कोई अर्थ नहीं रखती हैं। कानूनी लड़ाई का फैसला न तो काले झंडे दिखाकर होगा, और यदि लोकसभा अध्यक्ष इन लोगों को एक अलग पार्टी या गुट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसको सहमति मिल जाती है, अनुमोदन मिल जाता है चुनाव आयोग से, तो चिराग मेरे ख्याल में कम से कम इस लड़ाई में एक निर्णायक जंग हार चुके हैं। अच्छा, तो ये आपने बताया कि अब ये जो पूरा गेंद है वो लोकसभा अध्यक्ष के पाले में है, उसके बाद चुनाव आयोग को इसके ऊपर फैसला लेना है। चलिए सर, ये बात तो हो गई। अब दूसरा सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस, ये दो खिलाड़ी तो सामने दिख रहे हैं, लेकिन जब भी इस तरह की राजनीतिक घटनाएं होती हैं तो फ्रंट पे जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा बैकएंड पर खेला जाता है। तो मतलब पीछे से भी कहीं ना कहीं दोनों की अपनी लॉबिंग होगी, दोनों का अपना सपोर्ट होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपका चूंकि लंबा अनुभव है तो अपने अनुभव के आधार पे बताएं, चूंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और चिराग पासवान एक मजबूत कंटेंडर माने जा रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के, क्या चिराग पासवान का पक्ष अब वहां पर कमजोर पड़ गया है? पशुपति पारस जगह पा पाएंगे मंत्रिमंडल में? पीछे का जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें सर किसका पक्ष आपको ज्यादा मजबूत दिख रहा है? देखिए, इस हाल फिलहाल तो मुझे चिराग जी के चाचा जी का ये पक्ष अधिक मजबूत लग रहा है कि उनके पिताजी के जीवन काल में उनका पद और ओहदा लगभग युवराज वाला था, और जब चिराग मुंबई से सीधे अपना अभिनेता जीवन छोड़कर राजनीति में आए तभी से उनका पिछड़ना या हाशिए पर जाना शुरू हुआ। और जहां तक चिराग का कहना है कि वो चाहे उम्मीदवार थे, एक सशक्त उम्मीदवार मंत्री पद के, वो तब तक थे जब उनके साथ 5-6 सांसद थे। जब उनके पास सांसदों की संख्या बिल्कुल नगण्य रह जाती है और सारे के सारे चाचा जी के साथ चले जाते हैं, तो उनका दावा अपने आप काफी कमजोर हो जाता है। और न केवल इतना,
जो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एकमात्र एक एमएलए उनका आ पाया था। अब वो भले कहें कि चाचा जी ने साथ नहीं दिया था, भीतरघात हुई थी, मगर वो भी अंततः जेडीयू में चला गया। और जहां तक इसका पर्दे के पीछे का खेल है, मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी की बड़ी पुरानी प्रतिस्पर्धा नीतीश जी के साथ रही है, और ये जोड़ तोड़ कहीं ना कहीं इसमें पर्दे के पीछे एक और खिलाड़ी भी है, जो भाजपा और जेडीयू का समीकरण है बिहार के चुनाव, विधानसभा में और संसद में, उन सब में इसका प्रभाव पड़ रहा है। और बाकी लोगों को खुलकर सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप देखें तो इसी तरह की चुनौती का सामना बहन मायावती कर रही हैं, जिनकी पार्टी के बागी विधायकों ने कहा कि एक हमको विधायक और सांसद मिल जाए तो हम भी पार्टी अलग कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये सारे समस्याएं तब से हैं जब से पासवान जी की जमीन कमजोर करने के लिए नीतीश जी ने महादलित वाला तुरुप का पत्ता चला था। तो ये सारे समीकरण जो है, ये अवसरवादी समीकरण है, और इसमें आज ये कहना बड़ा कठिन है कि सभी लोग पर्दे के सामने आएंगे। हाँ, अब एक बड़ा सवाल सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसको लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही हैं कि अब इस पूरे मामले में बीजेपी और जेडीयू ये दोनों पार्टियां कहां पर खड़ी हैं, क्योंकि कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये नीतीश कुमार ने ये कराया है और चिराग पासवान से बदला लिया है। जो विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बहुत बड़ा हमला किया था नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ ये तर्क भी दिया जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले में एक न्यूट्रल की भूमिका में है और बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान का कमजोर पड़ना एक अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि चिराग लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के मुकाबले पशुपति पारस को टैकल करना ज्यादा आसान होगा बीजेपी के लिए। और चूंकि अभी भी करीब 6% के आसपास का वोट बैंक चिराग पासवान के पास है बिहार में, चिराग पासवान के नाम पर जो पूरी दुसाध कम्युनिटी है वहां पर वोटिंग हुई थी, तो बीजेपी को भी ये लगता है कि चिराग पासवान अगर कमजोर पड़ेंगे तो वहां पर उसके वोट बैंक में सेंधमारी करने में आसानी होगी। इस तर्क से, इस एनालिसिस से आप सहमत हैं क्या सर? नहीं, मुझे लगता नहीं, कि क्योंकि बिहार में चुनाव निकट भविष्य में होने अब नहीं जा रहे हैं। चुनावी लड़ाई जो बिहार में होनी थी वो तय हो गई है। अब चिराग पासवान के पास 6% दुसाधों का वोट बैंक हो या ना हो, उससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और न अभी उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि उनका अपना करिश्माई व्यक्तित्व ऐसा है जो अपने पिताजी का स्थान ले सकता है। और भाजपा की तटस्थ भूमिका पर मुझे संदेह है। हाँ, भाजपा को ये मौका जरूर मिला है कि भले ही नीतीश ने बदला ले लिया हो, मगर ये बदला लेने की जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी वो उनके लिए भारी साबित हो सकती है। कि सत्ता समीकरण बिहार में ही नहीं, लोकसभा में भी जेडीयू बनाम जो अब तक लोक जनशक्ति पार्टी था, वो अब अगर भाजपा की तरफ जाता है तो निश्चित का कद भी निश्चित रूप से कमजोर होता है। ओके, चलिए, ये तो इन दोनों नेताओं के फ्यूचर की बात हुई। अब मैं एलजेपी के भविष्य की बात सर आपसे करना चाहता हूं कि भले ही अगर जो एक तबका ये कह रहा है, भले भी अगर ये मान लिया जाए कि हाँ चिराग पासवान में एक नेतृत्व क्षमता का अभाव है, वो सबको साथ लेकर नहीं चल पाते हैं, उनके अंदर उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो क्या चिराग पासवान का विकल्प एलजेपी में पशुपति पारस हो सकते हैं क्या? क्योंकि अभी भी बिहार में जो रामविलास पासवान का बनाया हुआ वोट बैंक है वो चिराग पासवान में अपना अक्स देखता है, रामविलास पासवान का। तो क्या चिराग पासवान का विकल्प पशुपति पारस एलजेपी में लंबे समय तक बने रह पाएंगे? एलजेपी का फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं सर चिराग पासवान और पशुपति पारस के इस टकराव के बीच? मृत्युंजय भाई, आप स्वयं बिहार से आते हैं, मुझे लगता है कि राजनीति में हफ्ता भर भी बहुत लंबा समय होता है, मगर जहां तक वोट बैंक का सवाल है, करिश्माई व्यक्तित्व का सवाल है, नेतृत्व क्षमता का चिराग का सवाल है, वो कब परखा जाएगा? क्योंकि बिहार में चुनाव तत्काल होने जा नहीं रहे हैं, लोकसभा के चुनाव 2024 के पहले नहीं होंगे, तो कब उन्हें यह मौका मिलेगा अपने वोट बैंक को भुनाने का? मुझे लगता है कि 4 साल में, लोकसभा के चुनाव के आने तक 2-2.5 साल में, और बिहार में चुनाव दोबारा होने तक, कौन जीता है किसकी जुल्फ के सर होने तक और किसकी असरदार होती है, कहना बड़ा कठिन होगा। मुझे लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य इस समय काफी असमंजस में और अनिश्चय की स्थिति में है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सर पुष्पेश पंत जी आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर एनालिसिस करने के लिए कि आखिर इस पूरे मामले का पटाक्षेप कहां पर होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर के है और इस पर खूब अब राजनीति हो रही है।
अब इस विवाद में शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी कूद गए हैं। स्वामी स्वरूपानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गैर जिम्मेदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें हटाने की मांग की है। शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बनाए गए इस ट्रस्ट में कई भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया गया है, जिन्हें हटाना जरूरी है। स्वामी स्वरूपानंद ने ट्रस्ट के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद, ये पूरा मामला है क्या। तो दरअसल आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद के नाम पर घोटाला करने का संगीन आरोप लगाया था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के आरोप लगाए थे। विपक्ष ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लगातार आरोपों का खंडन किया। योगी सरकार ने भी इस मामले में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से जुड़ी हुई खबर की। और अब भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिली कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है। जो इंटरमीडियरी का स्टेटस था ट्विटर को मिला हुआ था, वो खत्म हो गया है। ट्विटर को ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था। ये धारा ट्विटर को किसी भी कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देती थी। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज किया गया। ट्विटर के खिलाफ ये केस बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आईटी नियमों पर सोशल मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार हिदायत के बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ। दूसरी तरफ कार्रवाई के बाद ट्विटर ने भी सफाई जारी कर दी है। ट्विटर ने अपनी सफाई में कहा कि हम आईटी मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। ट्विटर ने कहा कि हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसकी पूरी डिटेल हम जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा करेंगे। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत माली जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि ये जो कानूनी संरक्षण खत्म हुआ है ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस, इसका मतलब क्या है सर, और ये पहले आप समझा दें, और इससे ट्विटर की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। अच्छा सवाल पूछा आपने कि ये जो इंटरमीडियरी का मतलब होता है, आप समझिए कि पोस्टमैन का काम, कि भाई हमने किसी से डेटा लिया और किसी को आगे डेटा दिया, मेरा उसमें बीच में कोई रोल नहीं है, इसका अर्थ है आपका इंटरमीडियरी। ये इंटरमीडियरी को प्रोटेक्शन मिला था, मतलब क्या था, 79 जो सेक्शन है उसके तहत 79(1)(2) जो सब सेक्शन है उसमें कहा गया है कि अगर आप इंटरमीडियरी हो सिर्फ, तो फिर अगर कोई जो मैसेज टाइप करने वाला है, मैसेज लिखने वाला जो बंदा है, बंदी है, वो जो अगर कोई गुनाह करता है, वो कानून के खिलाफ कुछ लिखता है, तो आप पे कोई आंच नहीं आएगी। आपको सेफ हार्बर मिला हुआ था कि इंटरमीडियरी भी कोई केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो गया कि आईटी रूल्स 2021 आ गए। 2021 आईटी रूल्स में क्या कहा गया कि अगर आप आईटी रूल्स 2021 का पालन नहीं करेंगे तो आपको जो इंटरमीडियरी से, मतलब जो सेफ हार्बर प्रोविजन 79(1)(2) में मिला हुआ है, वो आपसे निकल जाएगा, क्योंकि आप इस देश के लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं, इस देश के कानून को मान नहीं रहे। तो जैसे आप मान नहीं रहे, मतलब अभी ट्विटर की हालत क्या हो गई है, ट्विटर इंटरमीडियरी नहीं है, बल्कि ट्विटर बन जाता है पब्लिशर। अच्छा, पब्लिशर बन जाता है, और जब कोई भी आदमी कुछ ट्वीट कर जाता है तो वो ट्वीट उसने पब्लिशर के तौर पे पब्लिश किया ऐसा माना जाएगा, और फिर पब्लिशर की लायबिलिटी ट्विटर पे आ जाती है, ना कि सिर्फ इंटरमीडियरी रह जाता है। यही सबसे बड़ा उभर के आया है। इसीलिए अगर
कल कोई स्त्री को बारे में कुछ अभद्र लिखता है या उसकी फोटो डालता है या कुछ करता है, तो उस बंदे पे भी एफआईआर होगी और ट्विटर पे भी होगी, क्योंकि ट्विटर बन गया है अब पब्लिशर, क्योंकि उसकी इंटरमीडियरी की जो ये थी वो खत्म हो चुकी है। ऐसे एक्सप्लिसिटली भारत सरकार ने नहीं कहा कि आप अभी इंटरमीडियरी नहीं रहे, आपने ये कायदा नहीं माना, इसलिए आपकी प्रोविजन जो आपको सेफ हार्बर जो आपको सुरक्षा मिली हुई थी वो निकल गई। ये इम्प्लाइड प्रोविजन है। अच्छा, ठीक है। तो मैं अगर इसको आपसे ये पूछना चाहूँ कि जब ये कानूनी संरक्षण खत्म हुआ ट्विटर का, तो उसके बाद गाजियाबाद में एक एफआईआर ट्विटर के ऊपर दर्ज की गई है, तो क्या इस मामले में जो बात आप बता रहे हैं कि संरक्षण खत्म होने के बाद किस तरह का एक्शन हो सकता है, तो क्या इस मामले में ट्विटर के अधिकारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या, जो गाजियाबाद में एफआईआर हुई है? 100%। अभी जब ट्विटर को हमने उस एफआईआर में जोड़ दिया, ट्विटर आईएनसी और ट्विटर इंडिया दोनों को जोड़ दिया उसके अंदर, तो दोनों को जुड़ने से क्या हो जाता है कि ट्विटर का जो भी कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में या बाहर के देश में, क्योंकि ट्विटर आईएनसी का भी नाम आ गया है, उनका सीधे तौर पे एफआईआर में नाम आ चुका है। हाँ। ये तभी हट सकता है जब ट्विटर अगर हाईकोर्ट में जाके उसको क्वैश कराने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि हमने कुछ दिक्कतों के बदौलत हमने इस कंप्लायंस नहीं किया था, तभी ही ट्विटर का नाम इससे जा सकता है। वरना ट्विटर का सिर्फ यही एफआईआर नहीं, जब तक वो कंप्लायंस कर नहीं देते तब तक भारत के कोई भी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। ओके, ठीक है सर, ये आपने क्लियर कर दिया। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ट्विटर के ऊपर सख्ती हुई है, तो क्या ट्विटर इस सख्ती को अपने यूजर पर भी पास ऑन कर सकता है क्या? जब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो मेरा मकसद आपसे पूछने का ये है कि ट्विटर यूजर के मन में भी बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं कि अब तक तो ये था कि ट्विटर को कानूनी संरक्षण प्राप्त था, तो ट्विटर भी ध्यान नहीं देता कि चलो कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहा है, लेकिन अब क्या ट्विटर भी अपने यूजर के ऊपर सख्ती बढ़ा सकता है, उसके पोस्ट को ज्यादा मॉनिटरिंग उसकी हो सकती है? और ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये भी डर है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कहीं उनका फॉलोवर ना कम हो जाए, क्योंकि अब बहुत ही बंदिश में ट्वीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, देखो कैसा था कि जो ट्वीट करता है वो उसी की जवाबदारी रहेगी, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन ट्विटर की जवाबदारी उसमें नहीं थी, बिकॉज उसमें इंटरमीडियरी स्टेटस था। आप अगर गलत ट्वीट करोगे, कानून के खिलाफ ट्वीट करोगे, तो आपको आपके ऊपर ट्विटर भी एक्शन लेगा और जो भारत का कानून है वो भी एक्शन लेगा। तो आपको संभल के ही ट्वीट करना है। आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है उसको आप गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। हमने जो गोपनीयता का आपका जो हक मिला हुआ है, राइट टू प्राइवेसी मिला है, उसको भी गलत तरीके से ना करें। दोनों ही एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें कोई कंडीशंस दिए गए हैं कि आप क्या किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप देश के खिलाफ नहीं लिख सकते, कानून और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये अगर इसका हनन करेंगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। ओके, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये कि ट्विटर ने अपनी सफाई में कहा है कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसकी पूरी डिटेल जल्द ही मंत्रालय को साझा करेंगे। तो अगर ट्विटर सरकार के आदेश को मान लेता है तो क्या दोबारा कानूनी संरक्षण ट्विटर का बहाल हो सकता है क्या, या उसमें कुछ कानूनी अड़चन अभी साफ तौर पर आएगी सामने? देखिए, सिर्फ एक अधिकारी रखने से कंप्लायंस नहीं होने वाला, उसको चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना है, ग्रीवेंस ऑफिसर रखना है, नोडल ऑफिसर रखना है, और जो कंप्लायंस कर रहा है महीनों के महीने, उसका रिपोर्ट उसको साझा करना है मेटी के साथ में, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ में उसको साझा करना है। कोई इसमें से कुछ भी नहीं कर रहा था, तो ये जब करने लग जाएगा तो भारत सरकार के पक्ष में रहेगा कि उसको इंटरमीडिएट जो स्टेटस है वो बहाल हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिक बहाल हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने निकाला नहीं है तो ऑटोमेटिक बहाल भी हो जाएगा जैसे ही कंप्लायंस हो जाए, कंप्लायंस करने लगेगा। अच्छा, तो इसको कंप्लायंस करना जरूरी है। भारत सरकार से जो लड़ना झगड़ना है इसको बंद कर देना। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कंप्लायंस को मान लेगा ट्विटर तो जो कानूनी संरक्षण वाली स्थिति है वो दोबारा बहाल हो जाएगी, उसमें कहीं से कोई दिक्कत आएगी नहीं। बहुत शुक्रिया प्रशांत माली जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस पूरे मामले का आखिर आगे हल होगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई एक और अहम खबर की, और खबर ये है कि अब से आपको प्योर गोल्ड मिलने का रास्ता और साफ हो गया है। मतलब ये कि देश में आज से
हॉलमार्किंग 256 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। इसका आदेश जारी हो गया है और हालांकि ये कहा गया है कि 31 अगस्त 2021 तक अगर कोई ज्वेलर हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं कर पाता है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान उन्हें पुरानी ज्वेलरी के स्टॉक की हॉलमार्किंग की मंजूरी मिली हुई है। और साथ ही जो 40 लाख तक जिनका टर्नओवर है साल का, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। कुंदन, पोल्की की ज्वेलरी वाली घड़ियां, एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट वाली ज्वेलरी को हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 14, 18, 22 कैरेट के अलावा 20, 23 और 24 कैरेट ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग आगे होगी। तो लेकिन इसको लेकर के अगर आपके मन में ये सवाल है कि हॉलमार्किंग के नियम अनिवार्य होने के बाद आपके घरों में जो पुरानी ज्वेलरी का स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, तो उसको लेकर बिल्कुल साफ जानकारी ये है कि अगर आपके पास पुरानी ज्वेलरी का स्टॉक घर में है और इनफैक्ट सबके पास है भी, तो उसे आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो हॉलमार्क नहीं भी है तब भी उसे आप ज्वेलर को बेच सकते हैं। मतलब ये जो नियम है ये ज्वेलर के ऊपर लागू है कि ज्वेलर हॉलमार्क ज्वेलरी बेचेंगे, लेकिन ज्वेलर बिना हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद पाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आज इसकी शुरुआत हो गई है 256 जिलों में। पहले आप ये बताएं कि आज के बाद से कंज्यूमर के लिए ज्वेलरी खरीदना किस तरह से बदलेगा। धन्यवाद मृत्युंजय जी। देखिए, जैसे कि आपने बताया 256 जिलों के अंदर पूरे भारत में आज से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत ही ग्राहक के लिए बहुत ही संतोषजनक है। इससे ग्राहक का सोने के प्रति जो विश्वास था वो और बढ़ेगा। इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री का भी व्यापार बहुत बढ़ेगा। आपने ये पूछा कि इससे किस तरह का बदलाव होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। भारत में अभी तक कभी भी हॉलमार्किंग को मैंडेटरी नहीं किया गया था। ये एक वॉलंटरीली सिस्टम था, लेकिन अब हर दुकान में एक ही तरह की ज्वेलरी मिलेगी इन 256 जिलों में, चाहे छोटा ज्वेलर हो या बड़ा ज्वेलर हो। अब किसी भी प्रकार का, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। दोनों के लेवल प्लेइंग फील्ड सेम हो गई है। अब सिर्फ जो झगड़ा होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक डिजाइन का झगड़ा होगा कि कौन बेहतरीन डिजाइन से ज्वेलरी बनाकर बेच सकता है, उसी को ज्यादा प्रतिशत मिलेगा। अच्छा, तो मेहता जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ठीक है, ये कानूनी अधिकार आज से कस्टमर को मिल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं पर हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मतलब मैं अगस्त तक की बात नहीं पूछ रहा हूं, अगस्त तक तो छूट सरकार ने ही दी है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कहीं पर हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और तो एक कस्टमर होने के नाते कस्टमर के पास क्या अधिकार हैं, वो कहां पर कंप्लेन कर सकते हैं, पहली बात। और अगर कोई ज्वेलर तय वक्त के बाद हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की बात इस नए कानून में कही गई है। देखिए, जहां तक 31 अगस्त तक तो इसके ऊपर एग्जेम्पशन दिया हुआ है BIS द्वारा। 31 अगस्त के बाद में यदि कोई भी ग्राहक चाहे तो ये कंप्लेंट कर सकता है BIS को कि मुझे जिस प्रकार के प्योरिटी का भरोसा दिलाया गया था और जो हॉलमार्किंग ज्वेलरी मुझे दी गई थी वो उस प्योरिटी की नहीं है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि इसमें किसकी गलती है, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद में यदि रिटेलर जिम्मेदार है, मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार है या हॉलमार्किंग एजेंसी जिम्मेदार है, तो यहाँ इस कानून में इवन ज्वेलर के लाइसेंस को सस्पेंड करने की के भी प्रावधान है। तो बहुत ही सख्त कानून बनाया गया है। और जहां तक पेनल्टी की बात है, पेनल्टी 2 लाख से 5 लाख या लाइसेंस सस्पेंड करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। ज्वेलर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। ओके, एक छोटा सवाल आपसे और कि क्या हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदना थोड़ा महंगा होगा कंपेयर टू नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी? मृत्युंजय जी, हमारे देश में ये बहुत ही मतलब एक गलत प्रचलन हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख 5 लाख रुपए की ज्वेलरी तो खरीद लेता है, लेकिन वो हॉलमार्किंग के 35 रुपए चुकाने से वो डरता है।
मेरे ख्याल से इसमें जरा भी जिद्दोजहद नहीं करनी चाहिए। 35 रुपए सिर्फ हॉलमार्किंग के चार्जेस हैं, मिनिमम चार्जेस 35 रुपए। यदि आप दूसरे देशों की तुलना करें, यूके वगैरह की तुलना करें, तो वहां पर 1500 रुपए से 2000 रुपए तक हॉलमार्किंग के चार्ज वसूले जाते हैं। तो भारत में तो बहुत ही सस्ता है ये हॉलमार्किंग। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी भी प्रकार का सभी ग्राहकों को यह इंश्योर करना चाहिए कि वो बिल में माल खरीदे और बाकायदा हॉलमार्किंग हुआ है कि नहीं वो अपने आई ग्लास से, ज्वेलर से चेक करें और उसकी पूरी पुख्ता जानकारी कर ले और ज्वेलर से बाकायदा बिल पे लिखा के ले कि ये हॉलमार्किंग किया हुआ माल। यस, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस खबर का अब कंज्यूमर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, बीते दिनों की बात करें तो देश में कोरोना के 62,224 नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर आ रही है और इस दौरान हालांकि संक्रमण ने 2,542 लोगों की जान ले ली है। पिछले दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 96% के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही 9 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम हो गया है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,96,00,000 के पार चला गया है। वहीं इनमें से अब तक 2,83,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा देखें तो ये 3,79,000 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 9 लाख से भी नीचे पहुंच गई है और एक्टिव मरीजों की जो कुल संख्या है 8,65,000 पर पहुंच गया। और भारत में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन के असर को लेकर अच्छी खबर आई है। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात अभी चल रही थी जिसने इंग्लैंड में चिंता बढ़ाई थी, इस मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। एक स्टडी में सामने आया है कि डेल्टा वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा असरदार साबित हो रहा है। इंग्लैंड में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी है। स्टडी के मुताबिक इस वेरिएंट पर वैक्सीन इतनी ज़्यादा प्रभावी है कि संक्रमण होने पर भी अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। और इस अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है इस वेरिएंट के चलते उनकी मौत नहीं हुई है। हालांकि अभी इस एनालिसिस का पीयर रिव्यू किया जाना बाकी है। इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन को 96% और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 96% प्रभावी बताया गया है। और इस बीच एक तरफ इसको लेकर अच्छी खबर आई कि वैक्सीन असरदार है डेल्टा वेरिएंट पर, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। वैक्सीन पर परामर्श देने वाली कमेटी के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि गैप बढ़ाने के लिए सर्वसहमति नहीं थी, मतलब सबका मत उसमें शामिल नहीं था। वहीं समिति के प्रमुख NK अरोड़ा ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि गैप बढ़ाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह यानी NTAGI के सदस्यों ने दावा किया है कि सरकार के इस फैसले के पीछे बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति नहीं थी। कुछ मेंबर्स की राय कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप को 8 से 12 हफ्ते रखने की ही थी। 8 से 12 हफ्ते। इनका दावा है कि सरकार ने इस गैप को अपनी मर्जी से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। बता दें कि सरकार ने 13 मई को कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतर को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया था। ये गैप ऐसे समय में बढ़ाया गया था जब देश में वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी इस आरोप का जवाब दिया है और NTAGI के ही अध्यक्ष NK अरोड़ा ने इस दावे को खारिज किया है। केंद्र सरकार ने NK अरोड़ा के बयानों को ट्वीट किया है। इनके मुताबिक NK अरोड़ा ने कहा है कि कोविशील्ड की खुराकों के बीच अंतराल बढ़ाने का फैसला वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर लिया गया है, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर लिया गया है। दावा किया गया है कि इस संबंध में समूह के सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं था।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एन.के. गांगुली, पूर्व डीजी आईसीएमआर। सर बहुत बहुत स्वागत है गांगुली जी। इसको लेकर तो अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं कि 2 डोज के बीच गैप कितना होना चाहिए। मैं आपसे विवाद के ऊपर नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि एक्चुअली, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझते हैं, आप जरा बताएं कि एक्चुअली जो डोज के बीच का जो गैप रखा गया है अभी 12 से 16 हफ्ते का, क्या अगर इसको कम कर दिया जाए, 8 से 12 हफ्ते कर दिया जाए, तो उसमें कोई दिक्कत है मेडिकली, या कोई दिक्कत आपको नहीं दिख रही है? कम कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही कारगर होगा। एक्चुअली कोविशील्ड का जो पहला ट्रायल हुआ था उसका बेसिस 28 दिन के दूरी पर था। 2 डोजेज 28 दिन के दूरी पर था और 2 डोजेज भी डिफाइंड डोजेज थे, लेकिन साथ में साइड ट्रायल्स चल रहे थे। उसमें निकला कि अगर पहला डोज थोड़ा सा कम कर दिया जाए और दूसरा डोज वही रखा जाए तो बेटर इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं। उस समय वैक्सीन की काफ़ी कमी थी यूके में, तो उन्होंने 2-3 और चीज़ें की कि क्यों ना ये गैप बढ़ाया जाए और देखा जाए कि गैप बढ़ाने से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। सो इसलिए 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, करीब 3 महीने, 8 दिन, 8 हफ्ते के गैप में और 3 महीने के गैप में उन लोगों ने 2 अलग अलग स्टडीज़ किए और इन स्टडीज़ में ये निकला कि अगर आप बढ़ाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक्चुअली एक स्ट्रैटेजिक रीज़न के लिए हुआ था कि वैक्सीन अभी नहीं है, जितने लोगों को हो सके सबको पहला डोज दे दो और उसके बाद उसको आप चाहे 8 हफ्ते बाद दो, चाहे 12 हफ्ते बाद दो। सो ये मैंने पहले भी आपके उसमें कहा हुआ है कि 8 हफ्ते बाद भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास वैक्सीन की किल्लत ना हो तब उसको 8 हफ्ते बाद भी दे सकते हैं, 12 हफ्ते बाद भी दे सकते हैं, आपको इक्वल इम्यून रिस्पॉन्सेज मिलेगा। सो ये आपके वैक्सीन अवेलेबिलिटी और स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। 28 दिन से बेटर मिलता है अगर आप 8 हफ्ते या 12 हफ्ते के बाद ये सेकेंड डोज दे। सो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजिकली हुआ था जी। और इंडिया में भी वही चीज आई थी क्योंकि ठीक है। तो नहीं, 12 हफ्ते तक तो ठीक है सर, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर जी, सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी ने 1 डोज ली और दूसरी डोज 16 हफ्ते के बाद उनको मिल रही है, मतलब 4 महीने के बाद, तो क्या 3 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद क्या इम्यून रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाता है क्या बॉडी में, या 4 महीने तक जो इम्यूनिटी आपकी पहली डोज में डेवलप हुई है वो इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है? इसको जरा साफ करें सर। एक्चुअली क्या होता है कि एक इम्यूनाइजेशन का एक उसूल होता है। जब आप पहले बार नाइव लोग आदमी को, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार वैक्सीन देते हो तो एक छोटा सा लैग फेज आता है, उसके बाद वैक्सीन बढ़ता है और उसके बाद घटता है। तो सेकेंड डोज ऐसे समय में देना चाहिए जबकि पूरा ना घट जाए लेकिन घटा हुआ हो, तो उस वक्त सो ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है, उस वक्त देने से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो बेस्ट रिजल्ट्स 8 से 12 हफ्ते के बाद मिलते हैं। उसके बाद अगर आप हो तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो आइदर 8 हफ्ते या 12 हफ्ते तक आप दे सकते हो, बट 16 हफ्ते में आपको वो ठीक है। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा गांगुली जी कि आपने बहुत चीज़ें साफ कर दी हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है और अभी एक अच्छी खबर ये आई कि ये रिपोर्ट इंग्लैंड में जारी हुई है और वहाँ पे कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट पर जो वैक्सीन है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। तो मैं कोविशील्ड के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोविशील्ड की पहली डोज ले ली है तो क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से वो बचे रह पाएंगे, या आपको लगता है कि डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए इसकी डोज की अवधि घटा देनी चाहिए? मतलब कोविशील्ड पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट का सर? तो जो उस स्टडी को आपने कोट भी किया हुआ है, खुद ही कोट किया हुआ है, उसमें ये निकला है कि पहली डोज के बाद ये इफेक्टिव नहीं होती, दूसरा डोज लेना बहुत जरूरी है। तो ये मैसेज सबको देना पड़ेगा कि दूसरा डोज बहुत जरूरी है। दूसरा डोज होने से जो इंग्लिश वेरिएंट है
96% उसका इफेक्ट होता है। ये जो डेल्टा वेरिएंट है उससे 86% का इफेक्ट होता है। सो डेल्टा वेरिएंट पर ये काम करता है अच्छा। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है। रीजेनरॉन की जो एंटीबॉडीज है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट में उतना अच्छा काम नहीं कर रही जितना कि डेल्टा वेरिएंट के साथ कर रही थी या यूके वेरिएंट के साथ कर रही थी। सो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी ओपन क्वेश्चन है। उस पर अभी यूके में उसने नया वार किया हुआ है, तो यूके में लाइव डाटा उसके लिए कलेक्ट किया जा रहा है। हमें थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा कि डेल्टा प्लस में ये कितना इफेक्टिव है। बट डेल्टा वेरिएंट में ये 86% इफेक्टिव है और जो यूके वेरिएंट है 96% इफेक्टिव है अगर दूसरा डोज दिया जाए। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि दूसरा डोज लेना जरूरी है। पहले डोज में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता, 60% का इफेक्ट आता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि 2 डोज के बीच जो कोविशील्ड के गैप में जो विवाद शुरू हुआ है आखिर एक्चुअली फैक्चुअली ये मामला कहाँ पर ठहरता है।